ज्यादा होता है। अच्छा अमीर साहब, ये बताएं कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में और जो डीलर जिस कीमत पे इस वक्त मोटरसाइकिल को बेच रहा है उसमें कितना फर्क है? 7 to 10%। 7 to 10% का फर्क है, मतलब इससे ज्यादा का फर्क नहीं है। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री और खासतौर पर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री एक मुल्क के अंदर जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, तो पाकिस्तान को सामने रखते हुए बताएं कि ये कितनी इंडस्ट्रीज को इस वक्त सपोर्ट करी है, बैकवर्ड लिंकेज भी करें और फॉरवर्ड लिंकेज भी करें? बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेज को देखें तो कम से कम 500 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। कुछ मोटी मोटी इंडस्ट्री का नाम लेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट? देखिए आप, ये मैं अगर आपको कैसे किस तरह से बताऊं, अगर मैं 3-4 आपको बताऊं कि पार्ट्स बनाने के हवाले से बताऊं, व्हील रिम्स बनाने वाले जितने भी कंपनियां व्हील्स बना रही हैं वो सारी ये इंडस्ट्री उसको सपोर्ट कर रही है। मेटल्स, कॉपर्स, जी मेटल बना, फिर टायर्स रबर के जो पार्ट्स बनाते हैं वो उनको सपोर्ट कर रही है, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाते हैं उनको सपोर्ट कर रही है, जो फोम सीट्स बनाते हैं उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से आप गिनते जाएं तो नंबर्स बढ़ते ही चले जाएं। अनवर साहब, जैसे स्टील की कीमतें अगर ऊपर नीचे जाती हैं और कॉपर की कीमतों में भी अगर ऊपर नीचे होता है, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट? देखिए किसी भी रॉ मटेरियल जिसका इसमें इनपुट है उसकी कीमत में वेरिएशन आएगी तो जाहिर है उसका असर प्रोडक्ट पे पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे आपसे अर्ज किया पहले कि 70 से 72 मोटरसाइकिल बनाने वाले हैं, तो पोजीशन ये है कि कंपटीशन इज वेरी हाई। तो जो कुछ भी मार्जिन होते हैं उसमें अगर वो अकोमोडेट किए जा सकते हैं, वो इस तरह की प्राइसेस इंक्रीज इस तरह का होता है कि वो मार्जिन को में अकोमोडेट किया जाए, तो मैन्युफैक्चरर यही चाहता है कि वो मार्जिन में उसको अकोमोडेट कर ले, प्राइस ना बढ़ाए। और फॉरवर्ड लिंकेज में जब बात करें तो रिटेलर्स के साथ लेके किस तरीके से जो है ना आप एक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री एक मुल्क को रिटेलर्स, मैकेनिक और फिर वो फैमिली जो मैंने आपको कहा कि टैक्सी के तौर पे चलती है, वो तमाम फैमिली जो है ना वो इसकी वजह से ब्रेड अर्नर हो जाते हैं। ब्रेड अर्नर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब इस वक्त हमारे सामने कुछ मोटरसाइकिल्स भी मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो आपकी जो पार्ट सामने मौजूद है, सबसे पहले तो 70 सीसी मोटरसाइकिल के बताएं कि कितने पार्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं, कितने बाहर से मंगवाए जाते हैं? देखिए 70 सीसी मोटरसाइकिल के इस वक्त तकरीबन मोर देन 90% पार्ट्स जो है ना लोकल है। सही। 2-3 पार्ट्स जो है वो बाहर से चाइना से आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी इंडस्ट्री ही यहाँ नहीं है पाकिस्तान में। जैसे कार्बोरेटर और बेयरिंग्स में आपको 2 मिसालें दे दूं। सही। बाकी तमाम चीजें अल्लाह का फजल है कि इस मुल्क में बन रही हैं, और जिन प्लांट्स में बन रही हैं, जिन प्लांट्स में बन रही हैं वो प्लांट एंड मशीनरी भी उनकी लोकली मेड है। ये भी इसमें एक मजीद वो है। और अगर बाकी दूसरे मॉडल्स की बात करें, फॉर इंस्टेंस हमारे सामने ये 50 सीसी जो है ये भी तकरीबन 90% पार्ट्स इसके बाहर से हैं। सही। ये हमारी ट्रेल है, ट्रेल के पार्ट्स अभी यहाँ पे डिजाइन नहीं हो सके, हमने कर दिया है, इसको इन प्रोसेस है ये। लेकिन फिलहाल जो है 30% पार्ट्स लोकल है, बाकी 70% पार्ट्स इसके बाहर से आए हैं। दोनों मोटरसाइकिलें इसी तरह से, ये चॉपर हम इसको कहते हैं और ये ट्रेल है, और इसकी हमने टेस्ट मार्केटिंग अभी शुरू की है, और इसके पार्ट्स यहाँ वेंडर्स को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी हमने एडवांसेस दे दिए हैं और वो इनके पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन ए ईयर ये पार्ट डेवलप हो जाएंगे और इसमें भी हम कोई 75-80% अचीव कर लेंगे लोकलाइजेशन। सही। तो 70 सीसी मोटरसाइकिल 35,000 की है, उसके बाद जो आप कह रहे हैं 40 सीसी मोटरसाइकिल, ये 50 सीसी मोटरसाइकिल, तो फिर उसके बाद जो 50 सीसी मोटरसाइकिल है वो उसकी क्या प्राइस है? वो है 28,000 की। That's 28,000 and chopper and this trade is 75,000 and chopper is 65,000. 65,000। चलिए ये तो कीमतें हुई आपकी मोटरसाइकिल्स के साथ आपके जो प्रोडक्ट रेंज है उसकी। अच्छा, अब थोड़ा सा इंडस्ट्री के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कुल कितने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होंगे? देखिए OEM जो है तकरीबन 70 से 72 हैं। राइट। लेकिन उसमें से कुछ OEMs जो है बिकॉज ऑफ दिस टफ कंपटीशन या अपने स्मॉलर साइज की वजह से वो इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 OEMs जो है मोटरसाइकिल के वो इस वक्त क्लोज डाउन है, शट डाउन है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। सही। ये बताएं कि ये जो OEMs जिनके बारे में भी आपने हमें बताया है, इनमें से कुल कितने पामा के पास रजिस्टर्ड हैं और कुल कितने नहीं? इसमें मुश्किल से 10 पामा के पास। पामा की रजिस्ट्रेशन नहीं है एक्चुअली, पामा इज ए मेंबरशिप। ओके। इट इज नॉट ए मॉनिटरिंग अथॉरिटी, ये एक एसोसिएशन है, तो उसकी मेंबरशिप लेनी होती है। तो इसमें से मुश्किल से 10 जो है वो पामा में रजिस्टर होंगे। 10 पामा में रजिस्टर होंगे। और आपकी जो कंपनी है वो इस वक्त पामा की मेंबर? पामा की मेंबर नहीं, हमने एप्लीकेशन दी हुई है। लेकिन मैं इसमें एक सजेशन देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, ये मॉनिटर करता है सारा कुछ, ऑटोमोबाइल का शोबा जो है EDB जिसको कहते हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, इसको मॉनिटर करता है और वही हमें एक सर्टिफिकेट देता है कि नाउ यू आर अथॉराइज्ड असेंबलर मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल और कार, और आप ये बना सकते हैं थ्रू दिस सर्टिफिकेशन। तो मैं कहूँगा जिस वक्त वो सर्टिफिकेशन हो जाती है तो ये EDB के साथ ही मेंबरशिप जो है पामा की वो भी हर मैन्युफैक्चरर और असेंबलर को दे देनी चाहिए। उसकी जो भी फीस है वो चार्ज कर ली जाए ताकि ऑटोमेटिक एक काम हो जाए। इसमें डिलेइंग प्रोसेस या डिलेइंग टैक्टिस
इस्तेमाल ना हो किसी भी कॉर्नर से। अनवर साहब, यहाँ पे हम आपसे मजीद बातचीत करेंगे मगर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, हम बात करें अनवर इकबाल साहब से जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं दीवान मोटरसाइकिल से। उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है मगर इस वक्फे के बाद कीप वॉचिंग पावर लंच। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम इस वक्त मौजूद हैं दीवान मोटरसाइकिल्स के प्लांट में। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे मोटरसाइकिल्स भी नजर आ रही हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ दीवान मोटरसाइकिल्स। अपने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। अच्छा, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाते हैं कि जो कंपनीज पैमा के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती वो एक तरीके से टैक्स इवेजन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या इस बात में कोई हकीकत है? बिकॉज कहा यह जाता है कि वो अपने पार्ट्स को जो है बाहर से इम्पोर्टेड पार्ट्स को अंडर वैल्यू करके टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। ये अब इसका मैं जवाब दूंगा तो वो एक वही जवाब होगा जो पॉलिटिशियंस का जवाब होता है। आप एक बिजनेसमैन बन के मैं आपको नहीं, जवाब तो वो यूं इसलिए होगा कि वो जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली सही होगा कि आप ये बताएं अगर पैमा को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन ठीक है अगर कोई ऐसी बात है मार्केट में कि पैमा को तहफ़्फ़ुज़ात है और वो मेंबर उसका जो नहीं बनता वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो फिर ये किसका फर्ज बनता है कि उसको हाईलाइट किया जाए, उसको सही किया जाए, और अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो उस पर पेनल्टीज लगाई जाए। उसके लिए मेरे हिसाब से जो मुझे पता है ईडीबी इज द अथॉरिटी जो ये सब कुछ करता है। तो जब ईडीबी ने अप्रूव कर दिया किसी को और ईडीबी ने इजाजत, और ईडीबी का जो इजाजतनामा होता है वो पीरियडिकल होता है, वो एक दफा नहीं है, इट इज नॉट वन टाइम परमिशन, वो हर साल उसको रिन्यू करते हैं। तो रिन्यू उसी वक्त करते हैं जब वो सारे पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही ये कंपनी कर रही है, अकॉर्डिंग टू द लॉ चल रहा है, तो फिर इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये तो बिल्कुल पैमा की रिस्पांसिबिलिटी बनती है, मगर नॉट टारगेटिंग योर कंपनी इन जनरल, आपको क्या कुछ इस तरह की कोई खबरें हैं, कुछ इस तरह के कोई खदशात हैं कि कुछ कंपनीज इस तरीके की हरकतों में? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के हर शोबे में करप्शन तो है, हर वक्त हाहाकार मची रहती है, करप्शन। तो करप्शन कोई ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी कर लेगी, कंपनी के साथ जाहिर है बाकी डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के वो भी इन्वॉल्व होंगे और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, तो फिर होगा। और बिजनेसमैन का तो ये होता है कि वो जो कहते हैं जहाँ से दो पैसे बचे उस तरफ जो गुड प्रैक्टिस नहीं करते जो बिजनेस में वो उस तरफ अटैक। अच्छा, नॉन मेंबर्स पैमा सेल्स टैक्स की इवेजन में भी मुलव्वस होते हैं क्योंकि वो अपने जो प्रोडक्शन फिगर्स है वो डिक्लेयर नहीं करते, क्या ये बात सही है? ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन इस तमाम का हल यही है कि पैमा सबको मेंबर बनाए और जो जिस तरह से वो मॉनिटर करना चाहती है ईडीबी के साथ मिलकर, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर उसको मॉनिटर करे। जिसने गलत काम करना है उसने गलत काम करना ही है, लेकिन आपको कोई ना कोई उसके लिए पैरामीटर्स मुकर्रर करने पड़ेंगे, कोई ना कोई आपको उसमें एसओपी डेवलप करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत उन चीजों को कंट्रोल किया जाए। सही। अच्छा, अब मैं आपसे जो है मौजूदा टैक्स के निज़ाम के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे हमारे सामने दोबारा इस वक्त एक 70 सीसी की मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है कि मौजूदा टैक्स के निज़ाम में इस एक मॉडल पर कितना टैक्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगता है? देखिए, टैक्स का ये है कि जो वेंडर्स पार्ट्स सप्लाई करते हैं उन पे जो सेल्स टैक्स लगता है वो एडजस्ट हो जाता है। सही, ठीक है।
तो नेट ऑफ जो टैक्स लगता है इस वक्त 17 to 20% तो डायरेक्ट टैक्स है। सही। इनडायरेक्ट टैक्स तो जब फैक्ट्रीज पे जो टैक्स लगते हैं वो तो आपको पता है, उसके हर चीज पे लगा हुआ है, बिजली पे भी टैक्स लगा हुआ है, पानी पे भी टैक्स लगा हुआ है, उन सबको शामिल कर ले तो ये तो 50% बन जाता है टैक्स। 50%। जी जी। अच्छा, इसके में कस्टम ड्यूटी कितनी होती है? कस्टम ड्यूटी जो है ये जो आती है मोटरसाइकिल अप्रूव्ड जो अभी तक उसी